नहीं, कोई जरूरत नहीं। वैसे आप लोगों को देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। यदि आपको मैं सुन नहीं पाया हूं तो कम से कम देखकर ही संतोष कर लूं। बेहतर रहता कि दोनों तरफ से इंटरेक्शन हम लोगों का होता, और फिर हम 10-5 मिनट बोलने के बाद मैं बैठूंगा। उसके बाद यदि कोई कुछ पूछना चाहेंगे आप तो मैं उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। वैसे सामान्यतः जब मैं जाता हूं दुनिया के किसी भी देश में और अपने इंडियन डायस्पोरा से हमारी बातचीत होती है तो बहुत ही इनफॉर्मल उनके बीच में रहने की कोशिश करता हूं और बहुत ही बातचीत भी इनफॉर्मली ही होती है। लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा फॉर्मल बना दिया हमारे बालक ने सुब्रमण्यम ने, और इतना इनफॉर्मल बना दिया कि डायस पर मुझे अकेले छोड़ दिया। ये खुद भी नहीं बैठे। वैसे भारत में क्या हो रहा है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे, क्योंकि यहां सारे लोग जागरूक लोग बैठे हैं। बहुत ज्यादा भी डिटेल में जाकर बताने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पहले का भारत और आज का भारत, उसके बारे में जो भी आपको सुनने को मिलता होगा, पढ़ने को मिलता होगा, कैसा महसूस करते हैं? प्राउड, गौरवान्वित अपने को महसूस करते हैं। मैंने हमारी एक सेंस ऑफ प्राइड जो है जाग उठती है। सोने की चिड़िया दोबारा वापस आई। सोने की चिड़िया है ना, दोबारा सोने की चिड़िया बनी। सोने की चिड़िया तो बनेगी, साथ ही साथ वो चिड़िया जीवंत होगी, जिसके अंदर जान होगी, प्राण होगा, ऐसी चिड़िया। और भारत का स्टेशन सारी दुनिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। आपने देखा होगा कि इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी, उस विजिट के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट यह कह रहा है कि यू आर वेरी वेरी पॉपुलर एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया। मैंने आपका ऑटोग्राफ लेने की हमारी इच्छा होती है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि यू आर बॉस। कहीं का प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर का पैर छूता है। पर पैर छूना मैं कोई छोटा होने की बात मैं नहीं कह रहा, एक रेस्पेक्ट का भाव वो एक्सप्रेस करता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते। भारत है, बोल रहा है। आज यदि भारत इंटरनेशनल फोरम पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत यही से सुन। इकोनॉमी का जहां तक सवाल है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है उनमें हमारा भारत अपना अपना स्थान बनाकर रखा है। और मैं ये कहूं कि सबसे आगे है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। अब आप कल्पना करिए 2014 में जहां पर भारत की इकोनॉमी की साइज दुनिया में 10वें स्थान पर थी, 10th पोजीशन थी हमारी दुनिया, और 8-9 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा हो गया कि हमारी इकोनॉमी जंप लेकर आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर बैठ गई। यह कोई छोटी बात नहीं है। और मॉर्गन स्टैनले का नाम तो सुना होगा आपने। मॉर्गन स्टैनले तो अब ये कहते हैं कि साहब पॉसिबिलिटी की बात नहीं, ये कंफर्म है कि 2027 आते आते यानी आज के ठीक 3 साल के बाद भारत की इकॉनमी दुनिया की टॉप 5 इकॉनमीज में नहीं होगी बल्कि दुनिया की टॉप 3 इकॉनमीज में।
यह भारत की हैसियत नहीं। इतने चैलेंजेज आए तो भारत में अब कोविड का चैलेंज मैं चर्चा करूं। कोविड से मैं समझता हूं कि नाइजीरिया के लोग भी प्रभावित रहे होंगे, आप लोग भी प्रभावित रहे ही होंगे, लेकिन जिस तरीके से चैलेंज को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीट आउट किया है, उसकी सराहना केवल भारत के रहने वाले लोग ही नहीं करते, सारी दुनिया के लोग उसकी सराहना करते हैं। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस चैलेंज को मीट आउट किया है, तो विजय प्राप्त की। पहले तो वैक्सीन भारत में कहीं बनती ही नहीं। कोविड प्रारंभ होने के बाद वैक्सीन बनना प्रारंभ हुआ और जितने लोगों को लगभग 250 करोड़ वैक्सीनेशन भारत में हुए, 250 करोड़। और आपको जानकर यह खुशी होगी, जो वैक्सीन भारत में नहीं बनता था, हम लोगों ने भारत में वैक्सीन बनाना शुरू किया, भारत के लोगों का भी वैक्सीनेशन कराया, और उतना वैक्सीनेशन कराया कि दुनिया में भले ही जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में भी वैक्सीनेशन उतना नहीं हो पाया है कॉमन मासेज का, जबकि पॉपुलेशन उनकी कम है जितना भारत में हुआ है। और 100 कंट्रीज को हम लोगों ने वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया है, 100 कंट्रीज। यह कोई छोटी बात नहीं है। और इंटरनेशनल फोरम पर भी भारत की कोविड क्राइसिस को लेकर जो अप्रोच रही है, उसकी सराहना इंटरनेशनल फोरम पर भी हुई है, सबने की है हर मामले में। अब देखिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे भारत के बच्चे वहां पर हैं, वहां के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरे बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जिनमें कि हमारे देश के बच्चे काम कर रहे हैं। अब भारत में रहने वाले उनके गार्जियंस ने कहा कि साहब ऐसी क्राइसिस है, लगातार मिसाइल चल रही है, बॉम्ब्स चल रहे हैं, कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता है, कि जल्दी से मोदी जी हमारे बच्चों को बाहर निकालिए यूक्रेन से। और यह डिमांड केवल भारत में ही नहीं हो रही, दुनिया के दूसरे देशों में भी लोग अपने अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से यह डिमांड कर रहे हैं। किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। जो इनिशिएटिव, जितना इफेक्टिव इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिया, उतना इफेक्टिव इनिशिएटिव जो है दुनिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने नहीं लिया। आप यह कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की, और रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की। कहीं कोई इसमें अड़चन न आने पावे, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की, और कुछ घंटे के लिए युद्ध रुक गया, और हमारे 22-23 हजार नौजवान जो भारत के रहने वाले थे, यूक्रेन से चलकर भारत की धरती पर आ गए, अपने परिवार में आ गए। यह है भारत की हैसियत बहुत बड़ी है। अब हमारे सेना के देखिए, रोमी सिंह बैठे हैं यहाँ पर, हमारे डिफेंस अटैची हैं। अब हमारी सेना को भी कोई हल्के तरीके से दुनिया में नहीं ले सकता। चीन तो बहुत ताकतवर माना जाता है ना, लेकिन इंडो चाइना जो स्टैंड ऑफ हुआ है इस बार, जिस तरीके से अपने शौर्य और पराक्रम का हमारी सेना के जवानों ने परिचय दिया है, यदि पूरी कहानी आपके सामने रख दी जाए तो मित्रों, मैं कह सकता हूं कि आपका सीना चौड़ा हो जाएगा अपने सेना के जवानों के द्वारा जो कुछ भी किया। अब उसके भी समझ में आ गई है कि भारत को हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता। जैसे पहले लिया था उन्होंने, वैसे भारत को अब नहीं लिया जा सकता। अब ये बात उनकी भी समझ में आ गई है। हर फ्रंट पर भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में भी आप देखें, पहले हाईवे
जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय पहला सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुझे उत्तर प्रदेश से लाकर उन्होंने बनाया था। उस समय मैं उत्तर प्रदेश का पार्टी का प्रेसिडेंट था। 38-37 की एज थी उस समय, बुलाकर उन्होंने बनाया और उस समय शुरू हुआ था ये हाईवे रोड्स का बनना, हाईवे का। उसकी बहुत चर्चा होती थी, लेकिन उस समय 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर पर डे जो है रोड्स बनती थी। आज ये हालत हो गई है कि हमारी रोड्स, हाईवेज प्रतिदिन 38 किलोमीटर बन रही है। 38 किलोमीटर। एक मेजर चेंज ये आपको देखने को मिलेगा हर फ्रंट पर। अब डिजिटाइजेशन के मामले में भी भारत एकदम बिल्कुल, मैं कहूं कि अब नंबर 1 का देश यदि बन गया है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, एग्जैगरेशन नहीं होगा। और हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं भारत में रहने वाले, जब यह सब सारा चल रहा था डिजिटाइजेशन का मामला, तो उस समय लोग कहते थे क्या जरूरत है, यहां गरीबों की इतनी बड़ी तादाद है, कहां गरीब मोबाइल दबाकर जो है बैंक से पैसे का ट्रांजैक्शन करेगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, यूपीआई से ट्रांजैक्शन जो इस समय हुआ है, मोर देन 7,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं, शायद कुछ ऐसे ही है, मोर देन 7,000 और 126 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है। 126 लाख करोड़, 126 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन। और आज भारत में मोर देन 35% लोग यूपीआई के माध्यम से बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक से पैसा डाल रहे हैं। यह ट्रांजैक्शन का सिलसिला चल रहा है। डिजिटाइजेशन की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत में एक क्रांति आई है। माने सब करिश्मा ही करिश्मा भारत में इस समय हुआ है। और भारत की आर्थिक स्थिति का जहां तक सवाल है, अब कोरोना क्राइसिस के दौरान जब आपने देखा होगा कि लॉकडाउन होने के कारण मुंबई से, कलकत्ता से, बड़े बड़े शहरों से लोग अपने घरों को जब वापस होने लगे, उत्तर प्रदेश, बिहार जो साउथ का था, और नॉर्थ से साउथ, पैदल लोगों ने चलना प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन भी जितना स्मूथली चलना चाहिए था वो संभव नहीं हो पा रहा। लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था ट्रेन में, तो लोगों ने चलना प्रारंभ किया। प्रॉब्लम हो गई कि अब ये पैसा कमाएंगे नहीं तो इनके परिवार के लोग खाएंगे, यह संकट पैदा हो गया। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर दिया कि हर फैमिली को 5 किलो फूड ग्रेन पर मंथ हम मुहैया कराएंगे। हर फैमिली मेंबर को, एक फैमिली में यदि 4-5 लोग हैं तो हर मेंबर को, 5 मेंबर हैं 25 kg एक फैमिली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह सिलसिला अब तक चल रहा है, बंद नहीं हुआ है मेरे दोस्त। मैंने हमारे देश का किसान जो है फूड ग्रेन भी इतना अधिक प्रोड्यूस कर रहा है कि सब कुछ इतना लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के बावजूद हमारे यहाँ कोई फूड क्राइसिस अब भारत में पैदा नहीं हो रही। यह है भारत की स्थिति। आयुष्मान भारत, इस योजना के बारे में आपने सुना होगा, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीब का, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इस योजना के अंतर्गत। और यदि 5 लाख रुपए में आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो फिर से 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसी शायद ही दुनिया में किसी देश में इस प्रकार की स्कीम है। ऐसे ही सोशल वेलफेयर स्कीम्स यदि मैं चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा।
बहुत सारी योजनाएं इस तरीके से प्रारंभ की हैं। कुछ आपके यहाँ है ना, कुछ लाइए, हम कितना याद रखें। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हमारी गवर्नमेंट ने देना शुरू किया है 2021-22 से, और जब से यह देना शुरू किया है तो अब हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। विद इन 5 ईयर 60 लाख से ज्यादा न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, 60 लाख से ज्यादा न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पहले भारत में 6.4%, 6.1% था, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 4.1% हो गया। हर फ्रंट पर आप देखें तो भारत ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। यह भारत की हैसियत है। अब भारत दुनिया में बातचीत करता है लोगों से तो बिल्कुल बराबरी के स्तर पर बातचीत करता है, तो देखा होगा आपने। हमारे प्रधानमंत्री भी बाहर जाते हैं तो कोई अब दब के नहीं, सीना चौड़ा करके बात चलती है। और विदेशों में भी जो सम्मान प्राप्त हो रहा है उससे नहीं आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले 3 लाख करोड़ हुआ करता था, 4 लाख, 5 लाख, कुछ साल 1.5 साल पहले हमारे यहाँ लगभग 7 लाख करोड़ था, कुछ ऐसे ही था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस बार हम लोगों ने बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया। 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट प्लानिंग कर दिया। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में तो आसमान चल रहा है इस समय। अब रैंकिंग पहले हुआ करती थी, लेकिन मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 21 से, संभवतः 2021 से वर्ल्ड बैंक ने उस रैंकिंग की प्रोविजन को समाप्त कर दिया कि ये ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए उसको समाप्त कर दिया। टैक्स कलेक्शन में भी बेजोड़ है भारत। अब ऐसे बहुत ज़्यादा फिगर देने की जरूरत नहीं है। और मित्रों, सब मेजर पॉपुलेशन भारत में भी है तो किसानों की, और किसानों के हालात को, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर बराबर जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं सबने समय समय पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अब उनकी हालात को सुधारने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कई स्टेप्स लिए हैं। जो फूड ग्रेन के आइटम्स हैं उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, उनकी कीमत बढ़ाई है, प्रॉफिट उनकी बढ़ी है पहले से, यह सब कुछ हुआ है। लेकिन यह फैसला किया कि छोटे छोटे अमाउंट के लिए जो दूसरों के दूसरे के सामने हमारे किसानों को हाथ फैलाना पड़ता है, और हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया डालना शुरू कर दिया। 6,000 रुपया। छोटे मोटे जो आवश्यकताएं होती थी, पड़ोसी से अथवा अन्य किसी से लोगों को कर्ज लेना पड़ता था उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अब उसकी जरूरत नहीं है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब 6,000 जो दिया जाता है तो 6,000 का 6,000 या किसान के पॉकेट में पहुंचता है, किसान के अकाउंट में पहुंचता है, 1 पैसा भी इधर नहीं जाता। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि राजीव गांधी जी ने एक बार चिंता व्यक्त की थी जब प्राइम मिनिस्टर थे। मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा मैंने आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर की आलोचना नहीं की, और आलोचना मैं करता भी नहीं, भले ही वो हमारा पॉलिटिकल अपोनेंट क्यों ना हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल नहीं होता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इंस्टीट्यूशन होता है, अपनी संस्था होता है। इसलिए उसकी डिग्निटी पर उसकी डिग्निटी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ी ईमानदारी से उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि क्या करें, करप्शन इतना है कि 100 पैसा ऊपर से हम भेजते हैं तो बड़ा मुश्किल है, 14 पैसा या 15 पैसा नीचे तक लोगों के पास पहुंच पाता है। यह चिंता व्यक्त की। लेकिन आज देखिए, उन्होंने अपनी मजबूरी व्यक्त की थी, लेकिन आज यदि 100 पैसा ऊपर से भेजा जाता है तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है, 1 पैसा नहीं।
इधर उधर नहीं होने पाता। यानी करप्शन को भी रूट आउट करने की बात तो मैं नहीं कहता हूं, रूट आउट करना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन करप्शन को मिनिमाइज यदि किया जा सकता है तो भाषण देकर करप्शन को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है, बल्कि सिस्टम में चेंज लाकर करप्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है, और वो हमारी गवर्नमेंट ने किया है। ऐसे कई मेजर रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने की, बैंकिंग और क्रेडिट। पहले अधिकांश बैंक जो है एनपीए हो जाया करते थे, और अब तो हालत ये हो गई है कि अब बैंकों को धड़ाधड़ लोगों को क्रेडिट देने में, लोन देने में रंच मात्र संकोच नहीं होता, जो मांगा उसको दिया। अब वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कई मेजर डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने किए हैं। देश आगे बढ़ रहा है, और एक बार तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो समय समय पर कुछ गड़बड़ करता रहता है, स्वभाव ही है। लेकिन आपने देखा उस समय होम मिनिस्टर था मैं, जब यह घटना घटित हुई तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ने हम 2-3-4 लोगों को बुलाया, बैठे, और आपको आश्चर्य होगा, चटपट डिसीजन कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने। और उसके बाद हमारी सेना के जवानों ने, आर्मी और एयरफोर्स ने जो करिश्मा किया है, उसके ऊपर बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने साफ ये संदेश दे दिया, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और यह भी संदेश दे दिया हम लोगों ने, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम इस पार भी मार सकते हैं, और जरूरत हुई तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यदि संदेश दे दिया, यह है भारत। और आप लोग यहां पर, मुझे प्रसन्नता हुई कि लगभग मोर देन 60,000 यहां पर इंडियंस हैं, सब पूरे नाइजीरिया में, और अच्छी अच्छी कंपनी चलाने वाले लोग। आज हमको मिले थे वहां वो सेरेमनी में कोई मिस्टर राज गुप्ता, हम, मेरा सबसे परिचित नहीं है, लेकिन यहां भी कुछ आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आप लोग भी कंपनी चलाते हैं, सही है? हाँ, तो आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और यदि कुछ पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।